हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 नवंबर। तो चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों हम डेली देखते हैं वीडियो में कोटेशन जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है कि लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। यानी कि ये जो एटीट्यूड है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में, हर एक इंसान के लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आप काम करते हो उससे थक हार करके या फिर डीमोटिवेट होकर के बैठ जाते हो, बट वहीं पे आपको ध्यान देना है कि आपको शांत नहीं होना है, तूफान बन के फिर से बाउंस बैक करना है। ओके दोस्तों, ये लाइफ में ये उतार और चढ़ाव लगे रहते हैं। हमें क्या करना है, हमें सारा फोकस इस पे रखना है कि जब भी हमारे लाइफ में, जब भी हमारा लाइफ पीछे लेकर के जाए हमें, तो वहाँ पे हमको बाउंस बैक करके ऊपर आना है। वही सबसे बड़ी कला है, वही सबसे बड़ी क्षमता है। यानी कि दोस्तों, जब भी आपकी लाइफ आपको पीछे लेकर के जाए, आपको वहाँ पे अपना लाइफ को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, देखना है, समझना है कि आप में क्या कमी रह गई है, आपको कहाँ पे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, उसको आप सुधार करिए और लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करिए, बिल्कुल एक नई शुरुआत के साथ। ओके दोस्तों, आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा कि मैं गिरना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता हूँ। तो आज से आपको यही एटीट्यूड अपने अंदर लाना है कि आपको कभी भी अपने लाइफ में रुकना नहीं है। चाहे जो भी स्थिति हो जाए, आपको उससे बाउंस बैक करके बाहर निकलना है। ओके, बी पॉजिटिव ऑलवेज। चलिए देखते हैं क्या है हमारा दोस्तों डेली की तरह आज का चैलेंज। तो यही है कि हमें सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है, सिर्फ ये 5 टास्क। ओके, इसको फॉलो करिए और डेली फॉलो करने के बाद जितना नंबर आपको 5 में से मिलेगा वो कमेंट करके आपको बताना है। मिनिमम 21 डेज तक फॉलो करिए, उसके बाद आपके पास इतना अच्छा रूटीन बन जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको मिल करके उस 1% में आना है एट एनी रेट। इसको फॉलो करने में कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट करिए, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है दोस्तों। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है। यानी कि जो ये ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर और पॉवर्टी है, ये किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है, ये आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, ये किस सम्मेलन में हुआ है, बी G20 में। कहाँ पे हुआ है, G20 में। देखिए इसके बारे में दोस्तों डिटेल में यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। ओके, इन्होंने क्या किया है, जो ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो में G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा था उसमें ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर और पॉवर्टी को लॉन्च किया है। यानी कि कहाँ पे हुआ है, ब्राज़ील में लॉन्च हुआ है। और इस ऐतिहासिक पहल में 148 संस्थापक सदस्य शामिल रहे हैं उसमें। और दोस्तों ये इसका मतलब मेन मोटो क्या है, भूखमरी और गरीबी इसको मिटाना है और असमानताओं को कम करना है। दोस्तों ये जो बात हो रहा है भूखमरी का, गरीबी का और असमानता को कम करने का, ये हमारे SDG में इंक्लूड है। SDG क्या है, ये है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल से। यहाँ पे बात हो रहा है कि ये कहाँ पे जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, G20 के मीटिंग में। तो दोस्तों ये G20 का मीटिंग देखिए कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है ब्राज़ील में। इसकी स्थापना कब हुई थी, पहली बार कब हुआ था G20 का मीटिंग, 1999 में हुआ था। इस बार 2024 में कहाँ पे हो रहा है, ब्राज़ील में। और 2025 में कहाँ पे होने वाला है, साउथ अफ्रीका में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा था SDG, इसके बारे में भी देख लीजिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है SDG को लेकर के। ये है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि एक ऐसा गोल है जो हमें एक टिकाऊ भविष्य देने वाला है। उसके लिए हमने क्या किया है, 2015 में 17 गोल बनाए हैं, यानी कि 17 लक्ष्य बनाए हैं, जिसमें क्या है 169 क्या है हमारा उद्देश्य है। तो ये तो ठीक है, बट जो 17 लक्ष्य है कौन कौन है, पहले पे कौन है, पाँचवें पे कौन है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो पहले पे क्या है दोस्तों, गरीबी को कम करना। ओके, आप ऐसे देख सकते हो यहाँ से लेकर के 17 तक। तो इस बार का जो ये होने वाला है, ये इसमें हमारा सारा फोकस है पहले पे, दूसरे पे और 10वें नंबर पे। तो पहले पे क्या है, गरीबी है, दूसरे पे शून्य भूखमरी है और 10वें पे है असमानताओं में कमी है। इस पे ज़्यादा फोकस है SDG का। ओके, तो बात हो रहा है दोस्तों SDG ये शुरू हुआ था 2015 में, चलेगा कब तक, 2030 तक। 15 साल का ये है कि हमें ये सब अचीव कर लेना है। आप इसको
रोक करके वीडियो आप एक एक पढ़ सकते हो कि हमारा क्या क्या लक्ष्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है। तो किसकी बात हो रही है, भारत के पहले नाइट सफारी पार्क की। तो बताना है कि ये कहाँ पे शुरू हो रहा है, किस शहर में। सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये शुरू हो रहा है लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। यानी कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पे बन रहा है, यूपी में बन रहा है। देखिए इसके बारे में दोस्तों, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित की जा रही है, यानी कि यूपी में हो रहा है। और उसका नाम क्या है, कुकरेल नाइट सफारी पार्क। ओके। और वन्य जीव केंद्र 900 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। इसका नाम क्या रहेगा, कुकरेल नाइट सफारी पार्क। ओके दोस्तों, जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनका लक्ष्य है कि जून 2026 तक इसका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए और ये चालू हो जाए। ये दोस्तों जो नाइट सफारी है ये दुनिया की 5वीं नंबर की नाइट सफारी होगी। ओके, आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों बात हो रहा है यूपी में ये। तो यूपी में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, फिर है नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य, ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उसके बाद है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सब कहाँ पे है, यूपी में है। तो एग्जाम में आए तो ध्यान देना है सबका नाम। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है 2024 का संयुक्त विमोचन ये कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, कहाँ पे ये हुआ है, सी अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये, अहमदाबाद, और साथ ही साथ एक और जगह पे हुआ है ये। देखिए इसके बारे में यहाँ पे, भारतीय सेना ने 18 से 19 नवंबर 2024 को अहमदाबाद और पोरबंदर यानी कि गुजरात के दो शहर अहमदाबाद और पोरबंदर में ये एक्सरसाइज हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में अगर राज्य पूछे तो ध्यान दीजिएगा गुजरात में हुआ है ये। इसमें दोस्तों क्या किया गया है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का एक साथ मिला करके ये अभ्यास किया गया है। ये दोस्तों हर साल होता है, वार्षिक है, जिसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत का अभ्यास किया जाता है। दोस्तों इस अभ्यास में सिर्फ भारत ही नहीं और 9 देश जो भारत के क्लोज हैं, फ्रेंडशिप जैसा उनसे रिलेशन है, ऐसे 9 देश भी यहाँ पे शामिल हुए हैं इस अभ्यास में। कौन कौन से, यूएई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। ओके, ये सब शामिल हुए हैं इस अभ्यास में, भाग लिए हैं। और इस अभ्यास का इस बार का विषय क्या है दोस्तों, विषय भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इस बार का विषय है गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात। ओके, बात हो रहा है गुजरात का। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं। तो टोटल दोस्तों वो 9 राज्य हैं। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन में आता है ये कि कितने राज्य हैं सटे हुए, तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, आप ऐसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य। इन सबको मिला करके अगर आप देखोगे तो समुद्र तट की लंबाई कितनी हो रही है, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि ये जो बता रहे हैं हम पूरा लंबाई, इसमें क्या इंक्लूड है, जो हमारा आइलैंड है, द्वीप है, और इन दोनों को मिला करके ये इतना हो रहा है। और अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सिर्फ मुख्य भूमि से कितना टच है, तो 5422.6 किलोमीटर है। ओके, और अगर टोटल देख लोगे मुख्य भूमि और आइलैंड, आइलैंड मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, इन सबको मिला करके ये 2094 बढ़ जाता है। तो टोटल इतना हो जा रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आप टिक लगाइएगा। आगे देखिए, गुजरात में भारत का सबसे लंबी तट रेखा है। तो इस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है पूरे इस राज्य को अगर आप देखोगे तो। ओके, और सबसे छोटा किसका है, गोवा का है, मात्र 131 किलोमीटर। और गुजरात जो सबसे बड़ा है वो है 1600 किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे तट है भारत के कौन कौन सा है, तो ये है उत्कल तट, ये है आंध्रा तट, उसके बाद ये कोरोमंडल, ये है मालाबार, ये है कोंकण और ये है काठियावाड़, और ऊपर है रण का कच्छ। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में महिलाओं की
कंपाउंड स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसकी बात हो रही है? जीटी ओपन की, जो कि कहाँ पे हो रहा है? लग्जमबर्ग में हो रहा है। आपको ये भी ध्यान देना है कहाँ पे हो रहा है? लग्जमबर्ग में। तो इसमें महिलाओं में गोल्ड किसने जीता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सामने ऑप्शन है, तो इसमें गोल्ड जीती हैं भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम जी ने। किसने? ज्योति सुरेखा वेन्नम जी ने जीता है गोल्ड मेडल। आगे देखिए इसके बारे में दोस्तों, ये है इनकी फोटो। किनकी बात हो रही है? ज्योति सुरेखा जी की। लग्जमबर्ग में जीटी ओपन 2024 में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने बेल्जियम की सारा प्रिल्स को इतने यानी कि 147 और 145 पॉइंट से हरा करके ये खिताब जीता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो खिताब है ये जीटी ओपन किससे संबंधित है? यहाँ पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिए, तीरंदाजी से संबंधित है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि जीटी ओपन किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। और यदि इनका नाम देकर के पूछे कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी ज्योति सुरेखा का संबंध किस गेम से है, तो वो तीरंदाजी से है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन को टैकल करना है। अब इसके बारे में और अन्य न्यूज़ क्या है दोस्तों, कि जो अभिषेक है इन्होंने पुरुषों की जो कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा है इसमें रजत पदक जीते हैं। क्या नाम है इनका? अभिषेक। ये जो इनके बगल में यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने पुरुषों के जो रहा है स्पर्धा उसमें रजत पदक जीते हैं और ये क्या जीती हैं? गोल्ड मेडल। तो ध्यान देना है इनका भी नाम, किस गेम से संबंध है और कौन सा पदक आया है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, यहाँ पे किससे हारे हैं ये? तो इनको मिला है रजत। ये फाइनल में नीदरलैंड के माइक स्कोल्सर से हार गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसकी बात हो रही है? मिस यूनिवर्स 2024 की। तो बताना है कि कौन बनी है इस बार की। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो यहाँ पे बनी है विक्टोरिया केजर। कौन बनी है? विक्टोरिया केजर 2024 की मिस यूनिवर्स बनी है। आगे देखिए इसके बारे में दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली हैं? डेनमार्क की रहने वाली हैं। नाम है विक्टोरिया केजर और अपने देश की यानी कि डेनमार्क की ये पहली मिस यूनिवर्स बनी है। तो ये भी ध्यान देना है कि ये कहाँ की रहने वाली हैं। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 की मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर का संबंध किस देश से है? तो डेनमार्क की रहने वाली हैं। और इस प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप यानी कि जो सेकंड नंबर पे आई हैं वो कौन रही हैं? मैक्सिको की मारिया फर्नांडा। ओके, और जो तीसरे नंबर पे आई हैं वो है नाइजीरिया की सिनिडिमा इरेटेसिना। ओके, तो ये जो दूसरे तीसरे पे हैं ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमेशा जो टॉप पे होता है उसी का नाम होता है और वही हमारे एग्जाम में बार बार आता है। तो क्या नाम है इनका? विक्टोरिया केजर, डेनमार्क की रहने वाली हैं। और दोस्तों अगर आप इसमें देखोगे कि भारत की क्या स्थिति रही है, तो जो भारत की तरफ से थी रिया सिंघा जी, ये टॉप 12 में भी नहीं आ सकी। मतलब इनका स्थान टॉप 12 के बाद रहा है। तो ये मतलब थोड़ा सा हमारे लिए सैड न्यूज़ है। यहाँ पे दोस्तों इनकी फ़ोटो देख लीजिए। यहाँ पे ये जो विक्टोरिया केजर है ये इनकी फ़ोटो है और ये बिल्कुल डॉल के जैसे दिखती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? बारबी डॉल। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोला है? यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है नाम है वोलोंगोंग। ये किस देश की यूनिवर्सिटी है जिसने गुजरात में अपना एक शाखा खोला है? तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, कहाँ का यूनिवर्सिटी है ये? तो ये है दोस्तों डी, ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है ये। नाम है वोलोंगोंग। ओके, आगे देखिए इसके बारे में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है ये। नाम है वोलोंगोंग। गुजरात में ये अपना परिसर खोल रहा है। दोस्तों इसका काम क्या होगा? ये वित्तीय प्रौद्योगिकी में मास्टर और ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। दोस्तों ये जो परिसर है इसका उद्देश्य क्या है बनाने का भारत में, कि यहाँ पे ये कुशल फिनटेक पेशरों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा, साथ ही साथ लचीले पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। ओके, तो कहाँ का है ये? ऑस्ट्रेलिया का है। बात हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो देख लीजिए थोड़ा इसके मैप और इसके बारे में, जो बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों ये है मैप ऑस्ट्रेलिया का। आप इसमें देखोगे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है इंग्लिश में लिखा हुआ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में ग्रेट बैरियर रीफ। एग्जाम में सीधे आता है कि ये किस देश में है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ओके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों दो बहुत ही फेमस नदी बहती है, एक
डार्लिंग और एक मुर्रे। बार बार एग्जाम में पूछता है कि डार्लिंग और मुर्रे किस देश में बहती हैं, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। और यहाँ के जो फेमस डेजर्ट है, रेगिस्तान है, ये भी हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा, एक तो ये सिम्पसन डेजर्ट, उसके बाद गिब्सन डेजर्ट, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये 3 जो डेजर्ट हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि ये कहाँ पे हैं। दोस्तों और भी हैं बट ये जो है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये गिब्सन और सिम्पसन और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे हैं, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है, तो ध्यान देना है इसको। और दोस्तों गल्फ ऑफ कारपेंटरिया यहाँ पे दिख रहा है ना, ये भी पूछता है कि किस देश के पास है ये, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। और आपने ऊपर देखा, नीचे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है कि बास स्ट्रेट किन 2 देशों के बीच में है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है बास स्ट्रेट। ओके, तो ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, तो जब आप मैप पे देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास में यहीं पे एक और देश है। कौन सा देश है वो, तो वो है दोस्तों न्यूजीलैंड है। ओके, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सागर है जिसका नाम है तस्मान सागर। क्या नाम है, तस्मान सागर। तो ध्यान देना है कि ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है। दोस्तों ये हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। तो यहाँ पे एक आपको शहर दिख रहा होगा कैनबरा, ये है इसकी राजधानी। ओके, और इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा दोस्तों ये डॉलर को फॉलो करता है। क्या है मुद्रा, डॉलर है, और राजधानी है कैनबरा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रहार, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो किसकी बात हो रही है, पूर्वी प्रहार अभ्यास की। तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ है, सामने ऑप्शन है, तो ये हुआ है बी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है पूर्वी प्रहार अभ्यास। यहाँ पे देखिए इसके बारे में, यहाँ पे ये इसका फिगर है। इसमें दोस्तों भारत की तीनों सेनाएं जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में ये पूर्वी प्रहार मतलब ज्वाइन की हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें दोस्तों इसका मकसद ये है कि हमें पहाड़ी इलाकों में संयुक्त अभियान को कैसे अंजाम देना है, पहाड़ी इलाकों में तीनों सेनाओं आपस में मिल करके। ओके, ये लक्ष्य रहा है इस अभ्यास का। इस अभ्यास में पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी और एयर मार्शल IS वालिया ने भाग लिया है। ओके दोस्तों, बात हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे ये पूर्वी प्रहार हो रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है और राज्यपाल कौन है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ के CM है दोस्तों पेमा खांडू जी, और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, तो ये है दोस्तों कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। ये हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और CM है पेमा खांडू जी। ओके, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है। तो किसकी बात हो रही है, चौथी नंबर की राष्ट्रीय लेवल पे जो फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ है, इसके विजेता कौन सा राज्य रहा है ये आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो इसका विजेता रहा है डी, पश्चिम बंगाल। कौन जीता है, पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय फिन स्विम चैंपियनशिप। आगे देखिए, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यानी कि ये जो हुआ है कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है, और ये 3 दिन का कार्यक्रम रहा है, और ये चौथे नंबर का रहा है जिसको पश्चिम बंगाल ने जीता है। इसमें टोटल 26 राज्यों के लगभग 1500 जो तैराक थे वो भाग लिए हैं, जिसमें टॉप पे रहा है पश्चिम बंगाल। कितने पदक के साथ, 151 पदक के साथ पहले स्थान पे रहा है, और इसमें 50 पदक के साथ कर्नाटक जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है, और टोटल 21 पदक के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पे रहा है। कौन जीता है, वेस्ट बंगाल। बात हो रहा है वेस्ट बंगाल, तो देख लीजिए यहाँ की जो CM है वो कौन है, ममता बनर्जी जी हैं, और राज्यपाल कौन है, तो वो है डॉक्टर CV आनंद बोस जी। बंगाल की बात हो रही है। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री क्या नाम है, निर्मला सीतारमण ने किस बैंक के 500 और शाखाएं खोलने की घोषणा की है। यानी कि अब किस बैंक की 500 और शाखाएं खोली जाएगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किस बैंक की बात हो रही है, तो ये है दोस्तों C,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको लोग बोलते हैं SBI। ओके, तो ध्यान दीजिए इसके बारे में डिटेल में। SBI की मुंबई स्थित मेन ब्रांच पर जो 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 500 और शाखाएं खोलने की बात की हैं। ओके, किसकी बात हो रही है? SBI की। तो देखिए SBI के बारे में, SBI चर्चा में है। तो दोस्तों जो SBI है, इसकी जड़ें 2 जून 1806 को कोलकाता में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से जुड़ी है, यानी कि उसका ये एक तरह से अंश है। कैसे? आगे देखिए। 27 जनवरी 1921 को क्या हुआ था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1921 में। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, तो ये 1921 में बना था। ओके, और 1 जुलाई 1955 को इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण होता है और ये बन जाता है, इसका नाम चेंज होकर के भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि प्रेजेंट टाइम का SBI। तो अगर आपको पूछे कि किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो दोस्तों SBI है। इसी का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था? 1955 में। तो ये दोनों ईयर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया SBI के बारे में। अब यहाँ पे अन्य में देखिए कि भारत में सबसे पुराना बैंक कौन रहा है, यानी कि भारत का सबसे पुराना बैंक अगर आपको पूछे कौन सा है, तो दोस्तों वो है मद्रास बैंक। ओके, कब खुला था ये दोस्तों? 1683 में। इसलिए ये भारत का सबसे पुराना बैंक है, मद्रास बैंक। ओके दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो के लिए हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जैसा भी फील हुआ हो, वो आप एक कमेंट करिए। हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके एक कमेंट से। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।